हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स मैजिक। तो गाइस, इससे पहले हम 2 वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आई मीन टू से हम 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड ऑल टॉपिक्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं और आपको लगता है कि आपको इन टॉपिक्स में डाउट है, तो जाके उन वीडियोस को देखिए। ठीक है गाइस, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। अब ये वीडियो बना रहे हैं, ये जो वीडियो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझे होंगे आपने, पहले कभी पढ़ा होगा। इक्वेशन तो आप जानते ही होंगे, है ना। तो मैं इसमें पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि क्या इक्वेशंस होती हैं, क्या टर्म्स होते हैं, उसके पार्ट्स क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप टर्म्स के बारे में जानते हैं ना, जैसे कि मैं बोलूँ कि 2x है, तो ये क्या है, एक टर्म है। और ऐसे ही कई टर्म्स को मैंने मिला दिया तो ये क्या बन गया, एक पॉलिनॉमियल बन गया। ये क्या बन गया, एक पॉलिनॉमियल बन गया। अब ये जो पॉलिनॉमियल है, अब इस पॉलिनॉमियल में जो आपका ये टर्म है ये कहलाता है वेरिएबल टर्म। ये वेरिएबल क्यों है, आप समझ रहे होंगे। वेरिएबल जो टर्म होता है उसकी जो वैल्यू है वो चेंज होती है, तो वो वेरिएबल होता है। और ये जो टर्म है ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, इट हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू 3 फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, इट हैज़ फिक्स्ड वैल्यू, है ना। तो ये कांस्टेंट टर्म है। तो कुछ आपके टर्म्स वेरिएबल टर्म्स होते हैं और कुछ टर्म्स आपके कांस्टेंट टर्म्स होते हैं। अच्छा, ये तो रही बात वेरिएबल और कांस्टेंट की। इस पूरी टर्म को हम कहते हैं एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं, है ना। और क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन या मल्टीप्लाई डिवाइड से सेपरेटेड होता है, तो इसे हम एलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह देते हैं। क्या कह देते हैं, एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कह देते हैं। और अगर मैं इसमें कोई इक्वालिटी का साइन लगा दूं, देन इट बिकम्स एन इक्वेशन। फिर हम इसे एक इक्वेशन कह सकते हैं, है ना। तो हम इसी तरह की इक्वेशंस की बात करने जा रहे हैं इस चैप्टर। अब वो इक्वेशंस एक पर्टिकुलर डिग्री की हो सकती है, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ये क्या होता है। तो अभी मैंने ये बताया ये क्या है, एक इक्वेशन है। अब कुछ हमारे रिजल्ट्स हैं पॉलिनॉमियल पे, है तो एक पॉलिनॉमियल ही ना। ये पॉलिनॉमियल क्या होती है, जिसमें x की पावर्स जो हैं वो ग्रेटेस्ट से लोअर की तरफ हम इंक्रीज़ करते जाते हैं। जैसे a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n-1, a2 x की पावर n-2 एंड सो ऑन। ये क्या होती हैं आपकी, जो an x n-n तक जाएंगी, ये आपकी पॉलिनॉमियल है ना। ये आपकी क्या है, पॉलिनॉमियल है। तो अभी हम बात करने वाले हैं रियल पॉलिनॉमियल की। किसकी, रियल पॉलिनॉमियल। रियल पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल में कोई भी पावर जो है आपकी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, तो पॉलिनॉमियल है। रियल पॉलिनॉमियल क्या है, तो रियल पॉलिनॉमियल में जो एवरी टर्म होगा वो रियल होना चाहिए, देन इट इज़ रियल पॉलिनॉमियल। अगर a0 a1 a2 an ये सारी वैल्यूज़ रियल है, a1 a2 a3 एंड सो ऑन an तक, ये सब क्या है, रियल वैल्यूज़ है, तो आपकी जो फंक्शन है, जो आपकी इक्वेशन है, वो एक रियल पॉलिनॉमियल कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी, एक रियल पॉलिनॉमियल। अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूं तो मेरे पास जैसे ये एक्सप्रेशन है, तो ये एक रियल पॉलिनॉमियल है, क्योंकि इसमें वैल्यू x का कोफिशिएंट 1 है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट -4 है और एक 3 है कांस्टेंट टर्म।
तो ये सारी वैल्यूज़ जो आ रही हैं A0, A1 और A2 ये सब रियल है, ठीक है। इस वजह से ये एक रियल पॉलिनोमियल कहलाएगा। ये बात समझ में आई। अब आता है कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। क्या आता है? कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। अगर मैं कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल बोलती हूँ तो सारी वैल्यूज़ कॉम्प्लेक्स हो जाएं, वो कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल हो जाएगा। जितने भी कांस्टेंट टर्म्स हैं वो सब कॉम्प्लेक्स हो जाए। जैसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ x² - 4 को मैंने 4 आयोटा लिख दिया, ठीक है, और इसको मैंने 3 रहने दिया, है ना। तो जो भी टर्म्स हैं अगर उसमें कोई भी वैल्यू, एनी वैल्यू, इन सारे कोफिशिएंट में से जितने भी कोफिशिएंट हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो सबके सब कॉम्प्लेक्स होने चाहिए। अगर किसी भी पॉलिनोमियल में एक टर्म भी कॉम्प्लेक्स होता है तो वो कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल ही कहलाएगा। जैसे इसमें एक ही टर्म बस कॉम्प्लेक्स है, बट है तो ना कॉम्प्लेक्स, तो ये एक कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल कहलाएगा। कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया देयर एग्जिस्ट एन इमेजिनरी नंबर। अगर कोई इमेजिनरी नंबर है इस टर्म तो वो कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल कहलाएगा। बात समझ में आ गई। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल की जो भी हाईएस्ट पावर होगी वो उसका डिग्री हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा x³ - 4x, तो यहाँ पे ये जो क्यूब है ना, दैट इज़ द डिग्री। यहाँ पे जो 3 है वो डिग्री कहलाएगा। ये इसकी डिग्री 1 है, इस वाले x की वैल्यू 1 है, तो ये तो बड़ी नहीं है ना, ये तो छोटी है 3 से, तो डिग्री क्या हुई? 3 हो गई। सिमिलरली अगर मैंने लिखा x⁴ + 9x³ + 3x² + 4, तो इसमें डिग्री क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। बाकी सब वैल्यू तो छोटी है ना, इसमें x² है, इसमें 3 है, और इसमें तो x की वैल्यू 0 है ही नहीं, x है ना। तो डिग्री क्या हो गई आपकी इधर? तो आपकी इधर डिग्री हो गई 4। तो इस तरीके से जो भी हाईएस्ट पावर होगी किसी भी पॉलिनोमियल में, वो अगर उसकी डिग्री जो कहलाती है ना, जो भी हाईएस्ट पावर होगी किसी भी वेरिएबल में, किसी भी पॉलिनोमियल में, वो उसकी डिग्री कहलाती है। और अगर डिग्री जो हो गई वो अगर 1 हो गई, डिग्री अगर 1 हो गई तो उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है, उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। अगर डिग्री 2 हो गई तो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है, जो कि हम पढ़ेंगे अभी इस चैप्टर में, हमें इसके बारे में पढ़ना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। उसके बाद आता है डिग्री 3 डिग्री है अगर, तो उसे बोलते हैं हम 3 डिग्री वाले जो पॉलिनोमियल है उसे हम बोलते हैं ट्राइनोमियल, ठीक है। एंड सो ऑन। और आगे जैसे जैसे डिग्री इंक्रीज़ होती जाएगी तो पॉलिनोमियल आगे इंक्रीज़ होता जाएगा, उसके टाइप्स भी बढ़ते जाएंगे, ठीक है। ऐसे हम पॉलिनोमियल, डिग्री मोर देन 2 इज़ नोन एज पॉलिनोमियल, से हम पॉलिनोमियल कहते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन वो हो गई जिसमें डिग्री जो है वो क्या हो जाएगी? थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, है ना। डिग्री जो है वो 2 से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। वो आपके क्वाड्रेटिक, वो आपके पॉलिनोमियल कहलाएगी। और 2 हो गई तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और अगर आपने इक्वल में 0 लगा दिया तो वो पॉलिनोमियल इक्वेशन बन गई। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये इक्वेशन ली वाली, ठीक है, वैसे ये क्वाड्रेटिक नहीं है पर मैंने क्वाड्रेटिक ले लेती हूँ, चलो x² + 4x + 2, और मैंने इसको 0 के इक्वल रख दिया, तो अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन या खाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। तो हम इस चैप्टर में इन्हीं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करने वाले हैं, इनके सॉल्यूशंस की बात करने वाले हैं। तो इनका सॉल्यूशन वो होगा जो इसे सेटिस्फाई करे, जो नंबर इसे सेटिस्फाई करते हैं वो इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है ना। जो भी नंबर इसे सेटिस्फाई करेंगे
वो इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं उन्हें सॉल्यूशन भी कह सकते हो और रूट्स भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, जो भी इक्वेशन, एनी इक्वेशन जो कि किसको सेटिस्फाई करे, कोई भी वैल्यू, जैसे मैंने x² - 4 लिया और इसकी वैल्यू 0 है, तो ये वैल्यू कब कब सेटिस्फाई करेगी? जब मैं x की वैल्यू 2 ले लूँ। तो बताओ इसकी वैल्यू 0 आने वाली है LHS की? तो पुट करके देख लो, 2 की पावर 2 - 4 तो 0 ही आएगा। अगर x की वैल्यू -2 लूँ तो भी यहाँ पर 0 आना चाहिए, तो ये भी 0 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना। तो ये इस इक्वेशन के रूट्स कहलाएंगे। ये इस इक्वेशन के क्या कहलाएंगे? रूट्स कहलाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको फाइंड करना है कि कौन से रूट्स हैं, कौन से नहीं हैं। इमेजिनरी रूट्स भी हो सकते हैं, रियल रूट्स भी हो सकते हैं किसी भी इक्वेशन के। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस की मदद से हम ये देखते हैं कि रूट्स को किस तरीके से फाइंड किया जाए। तो क्वेश्चन करने से पहले हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिससे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्योंकि ये इन साइंटिस्ट ने दिया था, इन मैथमेटिशियन ने दिया था, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो इसे हम ये भी कहते हैं और हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं। अब ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ये होता है आपका, ये आपको डायरेक्टली लर्न होना चाहिए। ठीक है, प्रूफ भी कर सकते हैं बट आपको ये डायरेक्टली याद होना चाहिए। तो आप डायरेक्टली याद कीजिए जो भी आपका x रूट होगा। ठीक है, अगर कोई इक्वेशन है और उसके 2 रूट्स आ रहे हैं तो वो होगा -b + (√b² - 4ac/2a। अब आप पूछोगे ये b क्या है, ये a क्या है, c क्या है, x क्या है? तो देखो x तो हो गया आपका रूट जो हम निकाल रहे हैं। ठीक है, और इधर 2 रूट मिल रहे हैं आपको, एक प्लस वाले टर्म के साथ, एक माइनस वाले टर्म के साथ। तो मान लीजिए ये अल्फ़ा आपको पहला टर्म मिल गया, पहला रूट मिल गया, और ये बीटा आपका दूसरा रूट हो गया। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद ये जो रूट्स है ना, ये हमने इस इक्वेशन के लिए निकालने। ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पे जो a है वो पहला टर्म होता है, फर्स्ट टर्म। जो a है वो फर्स्ट टर्म है, जो x² के साथ आया है वो टर्म a है। जो x के साथ आया है वो b टर्म होता है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो c है। ठीक है, जो x के साथ आया है वो हो गया आपका, x जो हो गया वो आपका रूट्स हो गया अल्फ़ा बीटा। x² के साथ आया है वो आपका ये है a डिनोमिनेटर में, x के साथ आया जो कोफिशिएंट वो b है, और ये 4ac है ना, c कांस्टेंट टर्म हो गया। अब यहाँ पे ये जो b² - 4ac है, ठीक है, b² - 4ac जो टर्म है इसे हम कहते हैं डिटर्मिनेंट। इसे हम क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट कहते हैं, और इसे कैपिटल D से शो करते हैं। ठीक है, ये आपका क्या होता है? डिटर्मिनेंट होता है। अच्छा, अब अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मान लो, इक्वल टू 0 होती है, तो यहाँ से b² - 4ac इक्वल हो जाएगा 0। ठीक है, ये बात समझ में आई, क्योंकि आपका जो b² - 4ac है वो डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। इस वजह से जब हम b² - 4ac को 0 रखेंगे तो मिलेगा b² = 4ac, है ना, b² = 4ac ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि अल्फ़ा और बीटा दोनों रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं, दोनों रूट्स इक्वल हैं, तो ये देखो ये टर्म इक्वल आ गया, ये टर्म इक्वल आ गया, है ना। ये हम इसकी बात करें, ये 0 हो गया, तो मैं अगर अल्फ़ा निकालूंगी तो क्या मिलेगा मुझे? -b/2a।
और अगर बीटा निकालूंगी यहाँ से तो वो भी कितना आएगा, -b/2a। मतलब जो भी रूट्स आएंगे वो आपके इसी फॉर्म में होंगे, क्या होगा, -b/2a। अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो जो भी रूट्स होंगे वो इस तरीके के होते हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर आपका जो डिटर्मिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, अगर आपका डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन 0 है और BAC b² - 4AC ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर बनाता है। ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। b² AC क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जैसे 16 हो गया, 25 हो गया, तो इसकी वैल्यू अगर 16, 25, 4 इस तरीके से आती है, मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर आता है, तो आपके जो रूट्स होंगे वो आपके कैसे होंगे, रैशनल होंगे एंड अनइक्वल होंगे, बराबर नहीं होंगे। इक्वल तो सिर्फ इस केस में थे, यहाँ रूट्स इक्वल थे, ठीक है, और रैशनल थे, बट यहाँ पे रैशनल और अनइक्वल होंगे। ये बात समझ में आई। थर्ड, अगर डिटर्मिनेंट 0 है बट ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये जो टर्म है वो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है अगर, ठीक है, तो जो आपके रूट्स हैं वो आपके इर्रेशनल आएंगे क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और अनइक्वल होंगे। इर्रेशनल आएंगे और अनइक्वल होंगे। अब देखो, ये जो भी हम बात कर रहे हैं ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान में रख के चलो। तो इसके रूट्स, इसीलिए हमने यहाँ पे 2 रूट्स लिए, अल्फ़ा और बीटा, क्योंकि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके सिर्फ और सिर्फ 2 रूट्स ही होते हैं। जितनी डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उसके उतने ही रूट्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूँ तो इसके रूट्स आपके 2 हो जाएंगे। ट्राइनोमियल की बात करूँगी तो इसके रूट्स आपके कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। लीनियर पॉलिनोमियल के रूट की बात करूँगी तो वो 1 हो जाएगा। तो जितनी डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उसके रूट्स उतने ही होते हैं, ठीक है। देन फोर्थ है हमारा डी, अगर लेस देन 0 है, अगर डिटर्मिनेंट लेस देन 0 है तो जो आपका b² - 4AC है वो कैसा टर्म आएगा, अंडर रूट ये आपका इमेजिनरी टर्म बनेगा, है ना। तो रूट्स कैसे आने वाले हैं, इमेजिनरी आएंगे और अनइक्वल तो होंगे ही, ठीक है, इमेजिनरी होंगे और अनइक्वल भी होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये 4 केसेस बनते हैं, ठीक है। पहला, जब डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होगा तो रूट्स इक्वल बनेंगे, रैशनल बनेंगे। दूसरा, जब डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन 0 है लेकिन ये एक परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है तो रूट्स रेशनल और अनइक्वल होगा। डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन 0 है बट ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना रहा तो इर्रेशनल और अनइक्वल रूट होंगे। अगर डिटर्मिनेंट लेस देन 0 है और ये एक टर्म इमेजिनरी बना रहा है ना, अगर ये लेस देन 0 होगा इसकी वैल्यू तो इमेजिनरी टर्म बनाएगा। इस तरीके से होगा अगर -d, तो ये लेस देन 0 है ना, तो ये इमेजिनरी टर्म बना रहा है, माइनस का साइन रूट में आ गया तो इमेजिनरी बन गया। इस वजह से इसके जो रूट्स आएंगे वो भी क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे और अनइक्वल होंगे। तो ये बात समझ में आई होगी, है ना। और ये बात ज़रूर याद रखनी है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सिर्फ 2 ही रूट्स हो सकते हैं, है ना। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ ओनली 2 रूट्स। 2 रूट्स हो सकते हैं, और किस तरीके के हो सकते हैं, नेचर क्या हो सकता है वो मैंने बताया, कब रैशनल होगा, कब इर्रेशनल होगा, कब इमेजिनरी आएगा। ये बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, है ना। प्रूविंग की ज़रूरत नहीं है इन फॉर्मूले को आपको डायरेक्टली लर्न होना चाहिए, ठीक है। प्रूविंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, प्रूविंग के लिए आता भी नहीं, किसी एग्ज़ाम में नहीं आता, ठीक है। और आप देख सकते हैं प्रूविंग करना, जो आपकी बुक है RD शर्मा, उसमें से आप इसकी प्रूविंग देख सकते हैं, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन करते हैं, देन वी विल सम अप ऑल दीज थिंग्स, ओके। तो पहला क्वेश्चन है आपका, 2 क्वेश्चन करेंगे, एक तो हम सिंपल मेथड से करेंगे। तो पहला है आपका
4x² + 9 = 0। ठीक है। अच्छा, और एक है आपका 4x² - 9 = 0। ये 2 क्वेश्चंस हैं। ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले हम ज़रूरी नहीं है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं, हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो इसको देखो, इसको फैक्टर्स बनाओ। कैसे बनाओगे, इसे लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर और इसे लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स 0। अभी बन गया a² - b²। अब a² - b² को आप कैसे लिख सकते हैं, a + b a - b। तो ये a - b हो गया, a + b हो गया। तो 2 रूट्स मिल गए आपको। 2x - 3 को 0 के इक्वल रखोगी और 2x + 3 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो ये बन जाएगा 2x = 3, x = 3/2, इस तरीके से, है ना। और यहाँ पे जब रखेंगे तो ये -3 आएगा और x इक्वल्स हो जाएगा -3/2। तो यहाँ पे आपके 2 रूट्स बने, अल्फ़ा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू -3/2। अब ये जो बने आपके, ये रियल रूट्स हैं। ठीक है, ये आपके रियल रूट्स हैं, रैशनल रूट्स हैं, बट अनइक्वल हैं। तो आपको इसमें देखना है। अब ये इक्वेशन की बात करते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन में आप इसे अगर ब्रेक करेंगे 4x² को, ऐसा फॉर्मूला बनाने के लिए माइनस आना चाहिए बीच में, तो उसके लिए 4x² को तो आपने 2x का स्क्वायर लिख दिया। इसे क्या लिख सकते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं, देख लीजिए, क्योंकि 3 3 हो जाएगा 9, ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर और बाहर माइनस साइन है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 आ जाएगा वापस। तो इस तरीके से आपको आइडिया लगाना है कि कहाँ पर हमारा क्या टर्म बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आयोटा बन रहा है, तो आपका फॉर्मूला बनेगा 2x + 3 आयोटा इंटू 2x - 3 आयोटा। रूट्स वही आएंगे बट इमेजिनरी है। तो जब 2x + 3 आयोटा को 0 के इक्वल रखोगे तो रूट आएगा आपका 2x बराबर -3 आयोटा, x इक्वल्स -3 आयोटा/2। और जब आप 2x - 3i को इक्वल रखेंगे 0 के, तो x इक्वल्स आएगा 3 आयोटा एंड x इक्वल्स 3 आयोटा/2। तो रूट्स देखो वही हैं, बट इसमें थोड़ा, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स है तो आयोटा का सिंबल आया है। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। अब एक श्रीधराचार्य फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसमें हम इस तरीके से सिंपल आइडिया नहीं लगा सकते, फैक्टराइजेशन करना मुश्किल पड़ता आता है, तो उसके लिए हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला जो अभी हमने देखा उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे वो देखिए। जैसे आपका लिखा हुआ है 2x² - 4x + 3 = 0। आपको इसे किससे करना है, फॉर्मूले का यूज़ करते हुए करना है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है आपके पास x = -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, पहला जो x² के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, तो a की वैल्यू 2 आ गई। जो x के साथ कोफिशिएंट होता है वो b होता है, तो b की वैल्यू -4 है यहाँ पर। ठीक है, और जो c होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है, c इज़ द कांस्टेंट टर्म, तो उसकी वैल्यू 3 हो गई। ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट अब हम इसमें पुट कर देंगे और रूट्स फाइंड कर लेंगे। तो x इक्वल्स b की जगह -4 रखेंगे, तो माइनस तो ऑलरेडी है, -4 पुट किया, प्लस माइनस b² मतलब -4 का स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू 2 है, इंटू 3। ठीक है, ये पूरा रूट के अंदर, और अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू। ये बात समझ में आई किस तरीके से पुट करना है। x इक्वल्स, अब माइनस माइनस ये 4 हो गया, प्लस माइनस √4 का स्क्वायर, ये 16 हो गया। ठीक है, इसको करेंगे 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24 अपॉन 2 2 ज़ा 4। x इक्वल्स 4 प्लस माइनस, अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो √, अब देखो ये बड़ा टर्म है और ये छोटा है, तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, माइनस का कितना आएगा आपका, माइनस का समथिंग
आपका ये 8 आएगा, है ना, और अपॉन 4, ठीक है, इस तरीके से। अब ये देखो, जब मैंने बताया था डिटर्मिनेंट इसका लेस देन 0 है, तो आपका जो रूट है वो इमेजिनरी बनता है। कैसा बनता है? इमेजिनरी बनता है। तो यहाँ से आपके 2 रूट आएंगे, बट वो कैसे होंगे? इमेजिनरी होंगे। तो x इक्वल्स 4 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 2 बाहर निकाल लिया, और इसको देखो इस तरीके से ब्रेक किया है, इसको हम -1 इंटू 8 लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू होती है आयोटा, ठीक है, और ये होता है 2√2, तो इसकी वैल्यू होगी 2√2 आयोटा अपॉन 4, प्लस माइनस चल रहा है साथ। अब दोनों टर्म्स, दोनों आपके जो रूट्स हैं उन्हें अलग कर लेंगे। प्लस वाला टर्म इधर आ गया और माइनस वाला टर्म इधर आ गया, ठीक है। तो ये आपको अब डिवाइड कर देना है। 4 से इधर डिवाइड देंगे तो ये 2 हो गया, प्लस इधर डिवाइड देंगे तो √2/2 हो गया आयोटा, है ना, और इधर डिवाइड देंगे तो 1 माइनस, हाँ इधर भी 1 हो जाएगा, 1 माइनस √2/2 आयोटा, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। और आप इसे और सिंप्लीफाई कर लो, 1 प्लस √2 हटाएंगे तो i/√2, और इधर से भी √2 हटाएंगे तो 1/√2, i/√2, ठीक है। तो इस तरीके से और सिंप्लीफाई कर लें तो ये 2 रूट्स आ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो आपके ये 2 रूट्स मिले आपको। तो इस तरीके से हम ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला का इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। तो चलिए गाइस, अब नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। और अगर आपने हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स और ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो लेक्चर्स नहीं देखी हैं तो जाकर उनको देखिए, ठीक है। यू विल बी मोर गेट मोर नॉलेज ऑफ अबाउट इट, ओके। मैंने उसमें एक एक प्रूफ बताया। ऑलराइट, सो गुड बाय गाइस।